हेलो एवरीवन, सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर की और हम सारे टॉपिक कवर करेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। सबसे पहले सेल क्या होता है? ये फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से बनते हैं। तो स्मॉल सेल होता है तो कंबाइन करके लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाता है, तो इसे हम स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। और जो सेल है ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो ये फंक्शनल यूनिट भी होता है। एंटोन वॉन ल्यूइनहॉक ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था और डिस्क्राइब किया था लिविंग सेल को, और जो रॉबर्ट ब्राउन है इन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस। जब इन्वेंशन हुआ ना कंपाउंड और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, तो इससे हमें डिफरेंट स्ट्रक्चरल डिटेल सेल का पता चला, हमें डिफरेंट ऑर्गेनेलिज सेल की पता चली। नेक्स्ट है सेल थ्योरी। मैथियास श्लाइडेन 1838 में ये ना जर्मन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने ऑब्जर्व किया जितने भी सारे प्लांट्स है ना ये डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बने हुए हैं। सिमिलर टाइम पे ना थियोडोर श्वान ने 1839 में, ये जर्मन ज़ूलॉजिस्ट थे, इन्होंने पता किया जितने भी सेल है दे हैव ए थिन आउटर लेयर, चाहे प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, उनकी एक थिन आउटर लेयर प्रेजेंट है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और उनको ये भी पता चला जो प्लांट सेल है दे हैव सेल वॉल, तो प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा कवरिंग प्रेजेंट है जिसे सेल वॉल कहते हैं। और इन्होंने ना एक हाइपोथेसिस प्रपोज किया कि जितने भी एनिमल एंड प्लांट्स है ये सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल से बने हुए हैं। श्लाइडेन एंड श्वान ने ना मिलकर सेल थ्योरी दिया, बट ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि नया सेल कैसे बनता है। तो उसके लिए जो रूडोल्फ वर्च्यू थे 1855 में, इन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो सेल है वो डिवाइड करता है और जो न्यू सेल है वो बनता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से। मतलब जो ओल्ड सेल है वो डिवाइड करके न्यू सेल बनाता है। इसे हम लैटिन में ओमिनस सेलुला ई सेल्ला कहते हैं, और उसने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया। अब जो सेल थ्योरी है ये स्टेट करता है सबसे पहले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल से बने हैं, और जो सेल्स हैं दे कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, तो प्री एग्जिस्टिंग सेल की डिवीजन से न्यू सेल बनते हैं। नेक्स्ट है ओवरव्यू ऑफ सेल। अगर हम सेल के इनसाइड देखें, डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसके अराउंड मेम्ब्रेन है, इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। अब जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्रोमोसोम होता है, और जो क्रोमोसोम है ये डीएनए का बना होता है जो जेनेटिक मटेरियल है। अब कुछ सेल में ना ये जो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है ये प्रेजेंट होता है, तो उसे यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। और जो कुछ सेल है दे लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, उनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, उन्हें हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। अगर हम सारे सेल देखें ना तो उसके अंदर ना साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ये एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, मतलब जेल लाइक मैट्रिक्स होता है। इसमें ना सॉल्ट, आयंस, प्रोटीन्स डिसॉल्व रहते हैं, और जो डिफरेंट ऑर्गेनेलिज हैं ये सस्पेंडेड रहते हैं साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म में सेलुलर एक्टिविटीज होती है, सेल रिएक्शन होता है, और इसी की वजह से ना जो सेल है वो लिविंग स्टेट में होता है। हमें पता है जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब साथ में ना अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में, जिसे हम ऑर्गेनेलिज कहते हैं। ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल। और जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं दे लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, तो ये जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। अगर हम राइबोसोम की बात करें, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है, और जो राइबोसोम है ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, और ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में दोनों में पाया जाता है। अगर हम सेल के अंदर देखें, कुछ जो ऑर्गेनेली है उसमें भी राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जैसे क्लोरोप्लास्ट प्लांट में प्रेजेंट होता है तो इसके अंदर भी राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम प्रेजेंट होता है, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी सरफेस पे भी राइबोसोम प्रेजेंट होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। अगर हम एनिमल सेल की बात करें, उसमें एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट है जिसे हम सेंट्रोसोम कहते हैं, और ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। जो सेल है इनका डिफरेंट साइज, शेप होता है, और ये डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। अगर हम स्मॉलेस्ट सेल की बात करें, ये माइकोप्लाज्मा है, 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। जो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है ये एग ऑफ ऑस्ट्रिच है। जो लॉन्गेस्ट सेल है इसे नर्व सेल कहते हैं, और जो साइज ऑफ बैक्टीरिया है ये 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है, और जो ह्यूमन आरबीसी है ये 7 माइक्रोमीटर डायमीटर में होता है। अगर हम बात करें बेस्ड ऑन फंक्शन, शेप ऑफ सेल जो है ये डिस्क लाइक हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, कॉलुमिनार हो सकता है, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक और इरेगुलर। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए। जो रेड ब्लड सेल है ये राउंड एंड बाइकनकेव होता है, ये हेमोग्लोबिन के थ्रू ऑक्सीजन कैरी करता है। व्हाइट ब्लड सेल जो है ये एमीबॉइड होते हैं, इरेगुलर शेप होता है। कॉलुमिनार एपिथेलियल सेल जो है लॉन्ग और नैरो होते हैं, वेरस नर्व सेल ब्रांच्ड एंड लॉन्ग होता है। जो ट्रैकीड होते हैं ये वाटर कैरी करता है, जाइलम में ये प्रेजेंट होता है, ये इलोंगेटेड होता है। मेसोफिल सेल के अंदर
अंदर ना क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ये राउंड एंड ओवल होते हैं। नेक्स्ट हम प्रोकैरियोटिक सेल डिटेल में बात करेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल को रिप्रेजेंट करते हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉलर होते हैं और ये मल्टीप्लाई फास्ट करते हैं एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो इसकी 4 बेसिक शेप होती है। बैसिलस रॉड लाइक होता है, कोकस फेरिकल होता है, और जो विब्रियो है कॉमा लाइक, और स्पाइरुलम स्पाइरल शेप होता है। अगर हम डिफरेंट प्रोकैरियोटिक सेल देखें ना तो इनका ना वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शन होता है, तो डिफरेंट शेप और फंक्शन होता है। बट जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रोकैरियोटिक सेल्स की, ये फंडामेंटली सारे सेल्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है फंडामेंटली सिमिलर होता है। ऑल प्रोकैरियोटिक सेल हैव ए सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल है उनमें ना सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और उसके बाहर ना सेल वॉल प्रेजेंट है, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, तो इनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, तो ना इनके अंदर सेल के अंदर ना सेमी फ्लूइड मतलब जेल लाइक मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है जो सेल को फिल करता है, इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। जो जेनेटिक मटेरियल है वो ना नेकेड होता है, मतलब उसके अराउंड कोई इन्वेलप और कवरिंग नहीं होती। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये एब्सेंट होता है अराउंड द जेनेटिक मटेरियल, इसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए, तो इनमें ना जीनोमिक डीएनए तो प्रेजेंट होता ही है जो सारे फंक्शन परफॉर्म करता है सेल के। इसके साथ साथ ना एक अनदर डीएनए भी प्रेजेंट होता है। तो इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए ये सिंगल क्रोमोसोम और सर्कुलर डीएनए होता है। कुछ बैक्टीरिया में स्मॉल सर्कुलर डीएनए भी, एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होता है, इसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। ये जो प्लाज्मिड डीएनए है ना ये प्रोवाइड करता है सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर टू बैक्टीरिया, तो कुछ यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर बैक्टीरिया को प्रोवाइड करता है। जैसे इसकी वजह से जो बैक्टीरिया है ना ये रेजिस्टेंट हो सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं एंटीबायोटिक से बिकॉज ऑफ प्लाज्मिड डीएनए। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो इनमें ना ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट नहीं होती लाइक यूकैरियोटिक सेल, एक्सेप्ट राइबोसोम। तो राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। ए स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो एक डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है जिसे मेसोसोम कहते हैं, और ये कैरेक्टरिस्टिक होता है प्रोकैरियोट्स का, तो सिर्फ ये प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। और ये इनफोल्डिंग होती है सेल मेम्ब्रेन, तो जो सेल मेम्ब्रेन है अंदर की तरफ फोल्ड्स बनाता है जिसे हम मेसोसोम कहते हैं। नेक्स्ट है सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। मोस्टली जो प्रोकैरियोटिक सेल है जैसे बैक्टीरिया, इनके पास केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इन्वेलप होता है, तो जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है काफी ये कॉम्प्लेक्स होता है, और ये 3 टाइटली बाउंड लेयर से बना होता है सेल इन्वेलप। आउटर मोस्ट लेयर जो होता है इसे हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। इसकी जो कंपोजिशन और जो थिकनेस है ये डिफरेंट बैक्टीरिया में डिफरेंट होता है। ये ना लूज शीथ का बना हो सकता है, मतलब लूज कवरिंग हो सकती है, उसे हम स्लाइम लेयर कहते हैं, या ये थिक और टफ होता है, मतलब प्रोटेक्शन का काम करता है, जैसे कैप्सूल हो सकता है। सेकंड है सेल वॉल, ये मिडल लेयर होता है। इट गिव शेप टू द सेल, तो ये शेप देता है सेल को। प्रोवाइड ए स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग। सपोज हाइपर और हाइपोटोनिक कंडीशन है ना, तो उसमें ना ये सेल को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग। थर्ड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इनर लेयर होता है। इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर एंड इंटरेक्ट विद द आउटसाइड। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, तो कुछ चीजें जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर जा सकता है और जो कुछ चीजें हैं वो अंदर आ सकता है, तो ये परमिएबल होता है सिलेक्टिवली, और ये आउटर जो साइड है वहां से ये इंटरेक्ट कर सकता है। और इसका जो स्ट्रक्चर है ये सिमिलर होता है जो यूकैरियोटिक सेल में होता है। और ये जो तीनों लेयर है साथ में एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट बनाता है। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सेल इन्वेलप, की कौन सा टाइप ऑफ सेल इन्वेलप है, एंड रिस्पॉन्स टू ग्राम स्टेनिंग, जो ग्राम स्टेनिंग था इसे एक साइंटिस्ट ग्राम ने डेवलप किया था। तो अकॉर्डिंग टू द ग्राम स्टेनिंग 2 टाइप ऑफ बैक्टीरिया हो सकते हैं। जो पहला बैक्टीरिया है वो ग्राम स्टेन को ना एब्जॉर्ब कर सकता है, उसे हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। दे टेक अप एंड रिटेन द ग्राम स्टेन। और जो सेकंड टाइप ऑफ बैक्टीरिया है वो ग्राम स्टेन को एब्जॉर्ब नहीं करते, उन्हें हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। दे डू नॉट रिटेन द ग्राम स्टेन। नेक्स्ट है मेसोसोम। जो मेसोसोम है ये क्या होता है, इनफोल्डिंग होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो इनफोल्डिंग होती है इसे हम मेसोसोम कहते हैं। ये वेसिकल होता है, स्फेरिकल शेप होता है, ट्यूबुलर ट्यूब लाइक होता है, या लेमिले होते हैं इनमें। लेमिले मतलब कि डिफरेंट सैक लाइक स्ट्रक्चर जो अरेंज होते हैं, तो ये मेसोसोम बनाते हैं। अगर फंक्शन की बात करें तो ये सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और जब सेल की डिवीजन होती है तो डीएनए रेप्लिकेशन, और जो न्यू सेल होते हैं डॉटर सेल, उसमें डीएनए डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है। रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। सिक्रीशन प्रोसेस जैसे सिक्रीशन ऑफ एंजाइम में ये हेल्प करता है। इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया एंड एंजाइमेटिक कंटेंट, तो एंजाइमेटिक एक्शन और जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको इंप्रूव करने के लिए ये हेल्प करता है।
नेक्स्ट है क्रोमेटोफोर्स। जो क्रोमेटोफोर्स है ये अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन है साइटोप्लाज्म में, तो ये भी मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन होते हैं क्रोमेटोफोर, और इनमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। इसका एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया में क्रोमेटोफोर्स जो है ये प्रेजेंट होते हैं। जो बैक्टीरिया का सेल है वो मोटाइल हो सकता है, मतलब वो मूव कर सकता है, या नॉन मोटाइल होता है मतलब मूव नहीं करता। अगर हम फ्लैजिला की बात करें, ये थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम द सेल वॉल, तो सेल वॉल से बाहर की तरफ ना एक थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन प्रेजेंट होता है, और ये मोटाइल बैक्टीरिया में होता है, जो बैक्टीरिया मूव कर सकता है उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। अब इनका जो नंबर है, अरेंजमेंट है, ये वेरी करता है, डिफरेंट होता है डिफरेंट बैक्टीरिया में, और इसके ना 3 पार्ट होते हैं फ्लैजिला के। पहला पार्ट होता है फिलामेंट, सेकंड होता है हुक्ड, और थर्ड होता है बेसल बॉडी। जो फिलामेंट है ये लॉन्गेस्ट पोर्शन है, बाहर की तरफ जो है ये फिलामेंट होता है, एक्सटेंड फ्रॉम सेल सरफेस टू आउटसाइड, तो सेल सरफेस से बाहर की तरफ होता है, और ये इसे मूवमेंट में हेल्प करता है। उसके अंदर हुक होता है, जो हुक होता है फिलामेंट और बेसल बॉडी को जोड़ता है, और जो बेसल बॉडी है ये इसका बेस बनाता है, तो ये सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन से जुड़ता है, एंकरेज का काम करता है। नेक्स्ट है पिलाई एंड फेम्ब्रिए। ये ना सरफेस स्ट्रक्चर है, सरफेस में ना ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, बट ये मोटिलिटी मूवमेंट में कोई रोल प्ले नहीं करते। सबसे पहले पिलाई की बात करेंगे, सिंगुलर होता है पाइलस। दीज आर इलॉन्गेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, तो ट्यूब शेप आप देख सकते हो, यहाँ पे ट्यूब शेप स्ट्रक्चर है जिसे पिलाई कहते हैं, और ये स्पेशल प्रोटीन का बना होता है, और ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है, मतलब एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए उसे ट्रांसफर में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है फिम्ब्रिए। जो फिम्ब्रिए है स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल, तो ब्रिसल लाइक फाइबर होते हैं जो सेल से बाहर क्या हो रहे हैं, स्प्राउट कर रहे हैं। कुछ बैक्टीरिया में दे हेल्प टू अटैच द बैक्टीरिया टू द रॉक इन स्ट्रीम एंड टू होस्ट, तो ये या तो क्या कर सकते हैं, जो स्ट्रीम है, वाटर का स्ट्रीम है, वहां पे रॉक को होल्ड करने में या होस्ट सेल को होल्ड करने में ये जो फिम्ब्रिए है ये हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को। प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज भी प्रेजेंट होता है। जो राइबोसोम है ये एसोसिएटेड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, और इनका साइज काफी स्मॉल होता है, 15 से 20 नैनोमीटर होता है, और इनके 2 सब यूनिट होते हैं। जो लार्ज सब यूनिट होता है ये 50s होता है, और जो स्मॉल सब यूनिट है 30s होता है। S रिप्रेजेंट करता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, जब आप सेंट्रीफ्यूगेशन करते हो तो कितना ये सेटल होता है, तो उसके बेसिस पे S का वैल्यू होता है, और साथ में 50s और 30s बनाता है 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। अगर फंक्शन की बात करें तो राइबोसोम हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। बहुत सारे राइबोसोम अटैच करते हैं सिंगल mRNA के साथ और एक चेन बनाते हैं जिसे हम पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम कहते हैं। अब ट्रांसलेशन में क्या होता है, जो mRNA है उसमें कोडॉन होता है, इंफॉर्मेशन होती है, उस इंफॉर्मेशन से जो mRNA है प्रोटीन बनाता है और राइबोसोम उसको हेल्प करता है। नेक्स्ट है इंक्लूजन बॉडी। जो रिजर्व फूड मटेरियल है ये स्टोर होता है प्रोकैरियोटिक सेल में इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी, और जो इंक्लूजन बॉडी है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, तो इन्हें कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं करता, एंड दे लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म में फ्रीली लाई ये करते हैं। एग्जांपल है फॉस्फेट ग्रैन्यूल हो सकते हैं, साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल, तो ये साइनोबैक्टीरिया में ना कार्बोहाइड्रेट का ग्रैन्यूल होता है, एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल, तो ये जो ग्लाइकोजन का ग्रैन्यूल है ये एनर्जी स्टोर करता है। गैस वैक्यूल भी जो है वो प्रेजेंट होते हैं ब्लू ग्रीन, ग्रीन एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, जो इन्हें वाटर में फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल की। जो यूकैरियोटिक सेल है ये प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल, फंगाई में प्रेजेंट होता है। अब यूकैरियोटिक सेल में एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है साइटोप्लाज्म का थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली ना यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। जो ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है ना उसके अराउंड क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, और जो जेनेटिक मटेरियल है ये प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। इनके पास कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। जो साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर है ये नेटवर्क ऑफ प्रोटीन है जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, सेल को शेप देते हैं और साथ में सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। जो सारे यूकैरियोटिक सेल है वो आइडेंटिकल नहीं होते, प्लांट सेल और एनिमल सेल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो ये प्लांट सेल है, एनिमल सेल है। प्लांट सेल में ना सेल वॉल प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, तो प्लास्टिड का टाइप है जैसे क्लोरोप्लास्ट, ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो है ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और वो एब्सेंट होता है एनिमल सेल में। वेरस एनिमल सेल में ना सेंट्रियोल्स जो है प्रेजेंट होते हैं जो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, और ये एब्सेंट होते हैं प्लांट सेल में। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ ना 1950s में, उसके बाद हमें सेल मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर पता चला। हमने केमिकल स्टडीज की ह्यूमन आरबीसी में, और हमें पता चला जो सेल मेम्ब्रेन है ये लिपिड्स और प्रोटीन का बना होता है। जो लिपिड है ये फॉस्फोलिपिड होते हैं, मतलब फॉस्फेट ग्रुप ना लिपिड के साथ जुड़ा होता है, और ये अरेंज होते हैं बाय लेयर, तो 2 लेयर जो है ऊपर और नीचे बाय लेयर में ये अरेंज होता है फॉस्फोलिपिड का लेयर। लिपिड्स आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विद पोलर हेड। अब लिपिड्स का ना पोलर
हेड होता है, तो एक पोलर हेड होता है टुवर्ड द आउटर साइड, तो आउटर साइड पोलर हेड होता है और ये इंटरेक्ट कर सकता है वाटर से, क्योंकि वाटर भी पोलर होता है। एंड हाइड्रोफोबिक जो टेल है ये टुवर्ड्स द इनर पार्ट, अंदर की तरफ हाइड्रोफोबिक टेल होता है जो वाटर से रिपेल करता है। इट इंश्योर नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट। तो जो नॉन पोलर टेल है अंदर की तरफ होता है और ये एक्वस एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट रहता है, क्योंकि जो पोलर हेड है ये बाहर की तरफ होता है और ये इंटरेक्ट करता है एक्वस एनवायरनमेंट से। फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल, तो इसमें ना कोलेस्ट्रॉल के भी क्या होते हैं, मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं जो इसे फ्लेक्सिबिलिटी और फ्लूइडिटी प्रोवाइड करते हैं। जब लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन हुआ तो उससे पता चला कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है, तो प्रोटीन के साथ यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट और शुगर भी प्रेजेंट होता है। जो रेशो है प्रोटीन और लिपिड का ये वेरी करता है डिफरेंट सेल में, जैसे ह्यूमन आरबीसी में प्रोटीन 52% है और लिपिड 40% है। बेस्ड ऑन ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, कितना इजीली आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो प्रोटीन दो तरह के होते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन जो है पार्शियली और टोटली बरीड इन मेम्ब्रेन, तो पार्शियली और टोटली जो बरीड होते हैं प्रोटीन इसे इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं, इनका एक्सट्रैक्शन डिफिकल्ट है। और पेरिफेरल जो प्रोटीन है ये पेरिफेरी मतलब बाहर की तरफ होते हैं, लाई ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन, और इनका एक्सट्रैक्शन इजी होता है। जो इंप्रूव मॉडल था स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन का उसे प्रपोज किया सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में, इसे फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस क्वाजी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड, जो लिपिड है इनका सेमी फ्लूइड नेचर है, इनेबल लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बायलेयर। तो जो बायलेयर है लिपिड का, इन्होंने बोला ये क्या है, सेमी फ्लूइड है और उसमें ना जो प्रोटीन है साइडवेज मतलब लेटरली वो मूव कर सकते हैं। फ्लूइड नेचर जो है ये हेल्प करते हैं इन इंपॉर्टेंट फंक्शन लाइक सेल ग्रोथ, तो सेल ग्रोथ में हेल्प करता है। फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, तो सेल्स को कंबाइन करने के लिए जंक्शन बनाने में हेल्प करता है। सिक्रीशन जैसे हार्मोन एंजाइम की सिक्रीशन में। एंडोसाइटोसिस, बाहर से जैसे फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। सेल डिवीजन में हेल्प करता है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो क्या है, ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस इट, तो मॉलिक्यूल की ट्रांसफर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करता है। इसके दो टाइप है, पहला है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल का अक्रॉस द मेम्ब्रेन होता है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या होता है जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल का हो सकता है विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, तो विदाउट एनर्जी का खर्च किए हुए मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। तो सिंपल डिफ्यूजन हो सकता है। इट इज द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रल सोल्यूट अक्रॉस मेम्ब्रेन, जैसे CO2 एंड ऑक्सीजन का ट्रांसफर हो सकता है सिंपल डिफ्यूजन से। ऑस्मोसिस में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर होता है बाय डिफ्यूजन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब ये जो पोलर मॉलिक्यूल है दे कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बायलेयर, अंदर की तरफ क्या होता है नॉन पोलर पार्ट होता है, तो उसके थ्रू ना पोलर मॉलिक्यूल इजीली पास नहीं कर पाते हैं। सो दे रिक्वायर ए मेम्ब्रेन कैरियर प्रोटीन फॉर ट्रांसपोर्ट, तो एक मेम्ब्रेन कैरियर प्रोटीन है जो पोलर मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है और ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। सेकंड है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल का अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में मूवमेंट होता है और इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो एनर्जी है ATP की वो यूटिलाइज होता है जैसे सोडियम एंड पोटेशियम पंप। नेक्स्ट है सेल वॉल, ये एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है फाउंड ऑन द आउटर साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो आउटर साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंगाई एंड प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। अगर हम सेल वॉल की बात करें एल्गी की, तो ये सेलोस गैलेक्टन्स एंड मैनन्स का बना होता है, ये भी क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। Whereas जो प्लांट का सेल वॉल है ये सेलोस, हेमीसेलोस, पैक्टिन्स और प्रोटीन्स का बना होता है। जब प्लांट ना यंग होता है तो प्राइमरी वॉल जो है वो बनता है विच इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ, तो प्राइमरी सेल वॉल बनता है। जैसे सेल मैच्योर होता है ना, ये जो प्राइमरी सेल वॉल है ग्रेजुअली क्या होता है डिमिनिश, मतलब ये खत्म हो जाता है और सेकेंडरी वॉल बनता है इनर साइड में। तो प्राइमरी क्या होता है आउटर साइड में होता है, उसके इनर साइड में क्या बनता है सेकेंडरी वॉल बनता है टुवर्ड द मेम्ब्रेन, टुवर्ड द मेम्ब्रेन उसके अंदर क्या होता है मेम्ब्रेन होता है सेल मेम्ब्रेन। मिडल लैमेला इज ए लेयर कंटेनिंग कैल्शियम पैक्टेट व्हिच ग्लू द नेबरिंग सेल टुगेदर, तो दो सेल को कनेक्ट करने के लिए एक लेयर प्रेजेंट होता है उसे मिडल लैमेला कहते हैं, ये कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है। सेल वॉल एंड मिडल लैमेला मे बी ट्रांसफर्स बाय प्लाज्मोडेस्माटा, तो सेल वॉल और मिडल लैमेला के बीच में ना क्या होते हैं पोर्स होते हैं, ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बनाते हैं बिटवीन द टू सेल्स, उसे प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ये साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल को कनेक्ट करता है प्लाज्मोडेस्माटा। फंक्शन की बात करेंगे सेल वॉल की, ये शेप देता है सेल को, प्रोटेक्ट करता है मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन से सेल को, हेल्प करता है सेल टू सेल इंटरेक्शन, तो साइटोप्लाज्म ऑफ सेल क्या कर सकता है इंटरेक्ट कर सकता है। और ये बैरियर होता है अनडिजायरेबल, जो बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल है तो उसके लिए ये बैरियर उनको ये एंटर नहीं करने देता सेल में। नेक्स्ट है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, बहुत सारी जो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है उन्हें हम साथ में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं क्योंकि इनका जो फंक्शन है वो
कोऑर्डिनेटेड होता है। इसमें इंक्लूड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। सबसे पहले हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे। द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। अगर आप साइटोप्लाज्म में देखोगे ना तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो स्कैटर्ड है और इनका नेटवर्क जो है वो प्रेजेंट है, उसे हम ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये इंट्रासेलुलर स्पेस को, जो इनसाइड द सेल स्पेस है, उसे दो डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है। जो इसके अंदर वाला स्पेस होता है इसे हम ल्यूमिनल कंपार्टमेंट कहते हैं और इसके जो बाहर वाला स्पेस होता है उसे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल और साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट कहते हैं। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दो तरह का होता है। पहला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे RER कहते हैं। तो इसकी सरफेस पे ना राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। RER इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व इन द सेल एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। तो जिन सेल में प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा होती है, सिक्रीशन होती है जैसे एंजाइम की, तो वहां पे RER ज्यादा पाए जाते हैं। दे आर एक्सटेंसिव, काफी ज्यादा ये होते हैं, एंड कॉन्टिन्यूअस विद द अदर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के साथ ना ये जुड़े हुए होते हैं। सेकंड है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम SER भी कहते हैं। इनमें ना राइबोसोम एब्सेंट होते हैं और ये सिंथेसिस करते हैं लिपिड की। तो SER लिपिड की सिंथेसिस करता है। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन यहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं। स्टेरॉयडल हार्मोन में टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन आता है, तो ये सिंथेसाइज होते हैं एनिमल सेल के SER में। सेकंड है गोल्जी apparatus। ये डेंसली स्टेन होता है, मतलब माइक्रोस्कोप में आप इसे इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो, ज्यादा स्टेन ये लेता है। रेटिकुलेट स्ट्रक्चर, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है। इसे फर्स्ट ऑब्जर्व किया था कैमिलो गोल्जी ने 1898 में। ये फ्लैट डिस्क शेप सैक, तो डिस्क शेप सैक, और इसे हम सिस्टर्ने कहते हैं इन स्ट्रक्चर को, जिनका डायमीटर होता है 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। जो सिस्टर्ने है कंसेंट्रिकली अरेंज, कंसेंट्रिकली एक के साथ एक ये क्या रहते हैं, अरेंज रहते हैं, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर सिस्टर्ने। अब सिस्टर्ने के ना दो फेस होते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कन्वेक्स साइड है और यहाँ पे कनकेव साइड है। जो कन्वेक्स साइड है इसे हम सिस फेस और फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं, और ये जो कनकेव साइड है इसे हम ट्रांस फेस और मैच्योरिंग फेस भी कहते हैं। सिस एंड ट्रांस फेस आर टोटली डिफरेंट, ये दोनों ना टोटली डिफरेंट होते हैं बट इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। अगर हम फंक्शन की बात करें, सीक्रेट मटेरियल टू इंट्रासेलुलर टारगेट और आउटसाइड द सेल, तो ये मटेरियल ले जा सकते हैं इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल में मटेरियल को ये डिलीवर करते हैं। मटेरियल टू बी पैक्ड एज वेसिकल फ्रॉम द ER, तो ER से ना वेसिकल आ सकते हैं जिसमें प्रोटीन होता है या लिपिड होता है, वो ना फ्यूज करता है सिस फेस ऑफ गोल्जी apparatus। सिस फेस के साथ वो फ्यूज करता है और उसके बाद वो मूव करता है टुवर्ड द ट्रांस फेस। जब ट्रांस फेस की तरफ वो मूव कर रहा होता है ना, तो उसके अंदर जो सब्सटेंस है उसकी प्रोसेसिंग होती है, मैच्योरेशन होता है, और उसके बाद वो ट्रांस फेस से वेसिकल क्या होता है, रिलीज होता है। सो जो गोल्जी apparatus है वो क्लोज एसोसिएशन में रहता है विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थर्ड पॉइंट है, जो प्रोटीन सिंथेसाइज किया था राइबोसोम ने ऑन ER, ये मॉडिफाई होता है सिस्टर्ने ऑफ गोल्जी apparatus बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम द ट्रांस फेस। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन था जब वो मूव करता है सिस्टर्ने ऑफ गोल्जी apparatus, तो वो मॉडिफाई होता है। मॉडिफाई करके जो प्रोटीन है ये क्या बना सकता है, हार्मोन, एंजाइम या बाकी सब्सटेंस बना सकता है, और उसके बाद वो ट्रांस फेस से रिलीज होता है। इट इज साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन मतलब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का कॉम्बिनेशन, ग्लाइकोलिपिड मतलब कार्बोहाइड्रेट लिपिड का कॉम्बिनेशन। तो ये सब्सटेंस भी बनते हैं गोल्जी apparatus में। नेक्स्ट है लाइसोसोम। ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं और ये कैसे बनते हैं, प्रोसेस ऑफ पैकिंग इन गोल्जी apparatus। तो गोल्जी apparatus में पैकिंग के बाद ना लाइसोसोम बनते हैं, और इसके इनसाइड जो प्रोटीन्स है ना वो क्या बनाते हैं, एंजाइम्स बनाते हैं। तो लाइसोसोमल जो वेसिकल है दे कंटेन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हर तरह का हाइड्रोलिटिक। हाइड्रोलिटिक मींस जो एंजाइम ब्रेक डाउन कर सकता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। इन एंजाइम को हम हाइड्रोलिसिस भी कहते हैं। एग्जांपल है लाइपेसिस जो लिपिड का ब्रेक डाउन करते हैं, प्रोटीएसिस प्रोटीन का ब्रेक डाउन करते हैं, कार्बोहाइड्रेसिस जो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करते हैं, ऑप्टिमली एक्टिव एट एसिडिक पीएच, तो एसिडिक पीएच में ये ब्रेक डाउन करते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट कर सकते हैं ये एंजाइम्स। नेक्स्ट है वैक्यूल। ये मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इसके अंदर वाटर होता है, सैप में क्या होता है, डिफरेंट मटेरियल, सॉल्ट, अमीनो एसिड, डिफरेंट सब्सटेंस डिसॉल्व रहती हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी इसके अंदर रहते हैं, एंड अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर सेल। तो जो मटेरियल यूजफुल नहीं होता है सेल के अंदर, तो वो ना वैक्यूल में चला जाता है। अगर प्लांट सेल की बात करें, जो वैक्यूल है वो ऑक्यूपाई करता है 90% ऑफ वॉल्यूम ऑफ सेल। तो 90% वॉल्यूम जो है ये वैक्यूल ऑक्यूपाई करता है और इसे बाउंड करता है। तो इसके अराउंड एक सिंगल मेम्ब्रेन होता है जिसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। अगर हम वैक्यूल के आउटर मोस्ट लेयर की बात करें जो टोनोप्लास्ट होता है, ये फैसिलिटी
फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल। तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आयंस और मटेरियल को वैक्यूल के अंदर लाता है। सो एज ए रिजल्ट वैक्यूल के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू साइटोप्लाज्म। अगर हम अमीबा की बात करें तो उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ये जो वैक्यूल है ना, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ वाटर और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। और बहुत सारे सेल्स होते हैं जैसे प्रोटिस्ट के सेल, इनमें फूड वैक्यूल होता है फॉर्म बाय इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल। फूड पार्टिकल को इनगल्फ करने से ना फूड वैक्यूल बनता है और ये डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का सिंगुलर होता है माइटोकॉन्ड्रियन। अगर आप इसे स्पेसिफिकली स्टेन नहीं करते ना तो माइक्रोस्कोप में ये इजिली ऑब्जर्वेबल नहीं है। नंबर, शेप और जो साइज है माइटोकॉन्ड्रिया का पर सेल जो है ये वेरी करता है, डिपेंड करता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। अगर सेल में ज्यादा एक्टिविटी है तो उसमें ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। सॉसेज शेप और सिलेंड्रिकल। सॉसेज शेप मींस सिलेंड्रिकल लॉन्ग शेप इनका होता है। डायमीटर होता है 0.2 to 1 माइक्रोमीटर और एवरेज डायमीटर होता है 0.5 माइक्रोमीटर। लेंथ होती है 1 से 4.1 माइक्रोमीटर। ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। तो इसमें डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एक आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है और एक इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें आउटर और इनर मेम्ब्रेन दोनों प्रेजेंट होता है। जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है इसका जो ल्यूमेन है, इनसाइड जो स्पेस है, उसे डिवाइड करता है दो एक्वस कंपार्टमेंट में। एक होता है आउटर कंपार्टमेंट और एक होता है इनर कंपार्टमेंट। जो इनर कंपार्टमेंट है ना, इट इज फिल्ड विद डेंस होमोजेनियस सब्सटेंस। तो एक यूनिफॉर्म सब्सटेंस से फिल्ड होता है जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। और जो आउटर मेम्ब्रेन है इट फॉर्म द कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री। तो एक कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया की, ताकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको ये शेप दे पाए और इसे प्रोटेक्शन दे पाए आउटर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन है फॉर्म्स ए नंबर ऑफ इनफोल्डिंग। तो इनर मेम्ब्रेन की नंबर ऑफ क्या दिखती है आपको, इनफोल्डिंग दिखाई देती है। इसे हम क्रिस्टे कहते हैं। टुवर्ड द ये मैट्रिक्स होता है और ये इंक्रीज करता है सरफेस एरिया, ताकि जो एंजाइम का एक्शन है वो भी इंक्रीज हो पाए। अब ये जो दोनों मेम्ब्रेन है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन, इनका स्पेसिफिक एंजाइम होता है। ये एसोसिएटेड होता है माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन के साथ। डिफरेंट एंजाइम जो है इनर और आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। अब इसका जो मैट्रिक्स है ना, इसके अंदर सिंगुलर सर्कुलर डीएनए, तो माइटोकॉन्ड्रिया का अपना सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होता है मैट्रिक्स में। इनके पास कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल और 70S राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है। तो ये खुद का प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये डिवाइड होता है बाय फिशन। अगर हम फंक्शन की बात करें, जो माइटोकॉन्ड्रिया है यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन होता है और ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो दैट्स व्हाई इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टिड्स। जो प्लास्टिड्स हैं ये प्लांट सेल और यूग्लिनॉइड्स में पाए जाते हैं। इनका साइज लार्ज होता है तो इसे हम माइक्रोस्कोप में इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। इनके पास स्पेसिफिक पिगमेंट होता है जो इंपार्ट करता है स्पेसिफिक कलर टू द प्लांट। बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पिगमेंट, तो डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट में हमने क्लासिफाई किया प्लास्टिड को। सबसे पहले जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, साथ में कैरोटीनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट होता है। तो ये सनलाइट को क्या कर सकते हैं, ट्रैप कर सकते हैं और फोटोसिंथेसिस करता है क्लोरोप्लास्ट। सेकंड है क्रोमोप्लास्ट। जो क्रोमो है इसका मतलब होता है कलर। इनमें फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जैसे कैरोटीन और ज़ेंथोफिल, और ये येलो, ऑरेंज और रेड कलर देते हैं प्लांट को। थर्ड है ल्यूकोप्लास्ट। जो ल्यूकोप्लास्ट है ये कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। इनका वेरी शेप होता है, साइज होता है और ये न्यूट्रिएंट स्टोर करते हैं। इनमें इंक्लूड होते हैं पहले अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट स्टोर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। एग्जांपल पोटैटो में अमाइलोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। इलायोप्लास्ट जो है ये ऑयल और फैट स्टोर करते हैं और जो एल्यूरोप्लास्ट है ये प्रोटीन स्टोर करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट की। इसकी ना डबल मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन होती है और ये मेसोफिल सेल ऑफ द लीव्स में ये पाया जाता है। इसकी लेंस शेप हो सकती है, ओवल हो सकती है, स्फेरिकल, डिस्कॉइड, डिस्क शेप या रिबन लाइक इसकी शेप हो सकती है। लेंथ होता है 5 से 10 माइक्रोमीटर और विड्थ होता है 2 से 4 माइक्रोमीटर। इनका नंबर ना वेरी कर सकता है। सिर्फ एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है क्लेमिडोमोनास में और 20 से 40 पाए जाते हैं पर सेल ऑफ मेसोफिल में। जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट है, जो इनर मेम्ब्रेन होता है ये लेस परमिएबल है। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। इट कंटेन मैनी ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक। तो इसके अंदर ना फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसे हम थैलेकॉइड कहते हैं। और जो थैलेकॉइड के अंदर स्पेस है ना उसे हम ल्यूमन कहते हैं। और ये जो थैलेकॉइड है इसी में क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट होता है।
होता है। अब ये जो थैलेकॉइड है ना, ये एक के ऊपर एक स्टैक लाइक स्ट्रक्चर ये बनाते हैं। तो थैलेकॉइड आर अरेंज इन स्टैक्स। तो ये जो स्टैक बनाते हैं साथ में, इसे हम ग्रेना कहते हैं, सिंगुलर ग्रेनम होता है, और इसे हम इंटरग्रेनल थैलेकॉइड्स भी कहते हैं। फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड द स्ट्रोमा लेमिले कनेक्टिंग द थैलेकॉइड्स और डिफरेंट ग्रेना। तो क्या होता है, डिफरेंट ग्रेना जो है प्रेजेंट होते हैं, तो इसको कनेक्ट करने के लिए एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम स्ट्रोमा लेमिले कहते हैं। अगर हम स्ट्रोमा की बात करें, जो अंदर वाला पोर्शन है, इसमें ना स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, तो इसमें भी अपना क्या होता है, डीएनए मॉलिक्यूल होता है डबल स्ट्रैंडेड। 70s राइबोसोम होते हैं, तो ये अपना प्रोटीन बना सकता है। एंजाइम फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम्स है वो स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे राइबोसोम की। ये नॉन मेम्ब्रेनस ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होते हैं। ग्रैन्यूल्स मतलब काफी स्मॉल होते हैं और इसके अराउंड कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता, और ये बनता है राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए एंड प्रोटीन से ये बनता है। इसे फर्स्ट ऑब्जर्व किया था जॉर्ज पैलाडे ने 1953 में। ये साइट होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, तो इसे हम प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहते हैं। हर एक राइबोसोम के दो सब यूनिट होते हैं, एक लार्ज और एक स्मॉल। जो यूकैरियोटिक राइबोसोम है वो 80S होता है और इसका सब यूनिट होता है 60S एंड 40S, वेरस प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S होता है और इसका सब यूनिट 50S एंड 30S होता है। ये जो S है ये स्वेडबर्ग यूनिट होता है, ये स्टैंड करता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। तो जब आप सेंट्रीफ्यूगेशन करते हो तो ये कितना सेडिमेंट करता है, कितना ये सेटल डाउन होता है, तो उसके बेसिस पे हम इसका S का यूनिट देते हैं। इट इज इनडायरेक्ट मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज, तो ये डेंसिटी और साइज का मेजरमेंट देता है। नेक्स्ट है साइटोस्केलेटन। ये इलेबोरेट नेटवर्क होता है फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर। तो प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइक्रोट्यूब्यूल, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो सीलिया, फ्लैजिला, स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। माइक्रोफिलामेंट, ये काफी पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये माइक्रोफिलामेंट होते हैं, ये मायोसिन एक्टिन प्रोटीन बनाते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट का जो साइज है इन दोनों के बीच में होता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और ये जो सारी चीजें हैं साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है और इन्हें हम ना साइटोस्केलेटन कहते हैं। अब ये जो साइटोस्केलेटन है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को, मोटिलिटी मूवमेंट में हेल्प करता है और मेंटेनेंस में हेल्प करता है शेप ऑफ द सेल की। अगर हम सीलिया और फ्लैजिला की बात करें ना, तो ये हेयर लाइक आउटग्रोथ होता है सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन का सीलिया और फ्लैजिला बनाओ। अब ये जो सीलिया है ना, ये स्मॉल स्ट्रक्चर होता है विच वर्क लाइक ऑर्स। ऑर्स क्या होता है, जैसे पैडल होते हैं ना बोर्ड के, वैसे बहुत सारे जो सीलिया है वो प्रेजेंट होते हैं और वो ना सेल की मूवमेंट करते हैं और सराउंडिंग फ्लूइड की मूवमेंट करते हैं। वेरस जो फ्लैजिला है ये लॉन्गर होता है और ये भी सेल का मूवमेंट कॉज करता है। फ्लैजिला अगर आप प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के देखोगे ना, तो वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं। सीलियम और जो फ्लैजिलम है इसे कवर करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर करता है, और अगर आपने सीलिया और फ्लैजिला को कट किया तो आपको इसका कोर दिखाई देगा, तो ये जो कोर होता है इसे हम एक्सोनिमा कहते हैं। इसमें ना माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। अगर आप इसका लॉन्ग एक्सिस लो ना, तो आपको ये जितने माइक्रोट्यूब्यूल है ये पैरेलल आपको रन करते हुए दिखाई देंगे। अब ये जो एक्सोनिमा है इसमें आपको 9 पेयर ऑफ डबलेट दिखाई देगा और रेडियली अरेंज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। तो पेरिफेरी में जो माइक्रोट्यूब्यूल है ना उसका आपको डबलेट दिखाई देंगे, आपको यहाँ पे 9 पेयर दिखाई देंगे, और आपको सेंटर पे पेयर दिखाई देगा माइक्रोट्यूब्यूल का, तो सेंटर पे आपको सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल दिखाई देगा। सो दैट्स व्हाई इसे हम 9+2 अरे या 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं। अब ये जो सेंट्रल शीथ है ना, ये क्या करता है, कनेक्ट करता है टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल ऑफ द ईच पेरिफेरल डबलेट। जो पेरिफेरी में डबलेट है ना, तो उसके ट्यूब्यूल के साथ ना ये जो सेंट्रल शीथ है कनेक्ट करता है, और कनेक्शन के लिए यहाँ पे रेडियल स्पूक प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि 9 डबलेट है तो यहाँ पे 9 रेडियल स्पूक प्रेजेंट होते हैं। और ये जो पेरिफेरल डबलेट है दे आर आल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर, और ये जो पेरिफेरी में डबलेट है इसे इंटरकनेक्ट करता है लिंकर, और इसे हम इंटर डबलेट ब्रिज भी कहते हैं। ये जो दोनों सीलिया और फ्लैजिला है ये इमर्ज करते हैं सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से, जिसे हम बेसल बॉडी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम एक ऑर्गेनेली होता है, ये बनता है टू नॉन मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन नहीं होता, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर से ये बनता है, उसे हम सेंट्रियोल कहते हैं। तो दो सेंट्रियोल मिलके ना सेंट्रोसोम बनाते हैं। अब सेंट्रियोल को सराउंड करते हैं अमॉर्फस, अमॉर्फस में कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता, पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल इसे सराउंड करता है। अब ये जो दोनों सेंट्रियोल है एक दूसरे से क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, और अगर आप इसकी ऑर्गेनाइजेशन देखोगे तो इसकी कार्टविल लाइक ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगर हम सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर को देखेंगे, दे आर मेड ऑफ 9 इवनली स्पेस पेरिफेरल फिब्रिल ऑफ ट्यूबलिन। तो ट्यूबलिन एक प्रोटीन होता है, उससे ये फिब्रिल बनाते हैं, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम माइक्रोट्यूब्यूल भी कहते हैं। टोटल ये 9 होते हैं, पेरिफेरी आउटर जगह पे प्रेजेंट होते हैं और इनके बीच में इवन स्पेस प्रेजेंट होता है, और सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट नहीं होता, तो इसे
इसे हम 9+0 अरेंजमेंट भी कहते हैं। अगर आप ईच पेरिफेरल फिब्रिल को देखोगे, अगर आप पेरिफेरी पे जो माइक्रोट्यूब्यूल को देखोगे, ये क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। द एडजेसेंट ट्रिपलेट आर आल्सो लिंक्ड, जो एडजेसेंट मतलब साथ वाले ट्रिपलेट भी आपस में क्या होते हैं, लिंक होते हैं। अगर आप सेंटर पार्ट को देखोगे सेंट्रियोल का, ये प्रोटीनिशियस होता है और इसे हम सेंट्रल हब भी कहते हैं। अब ये जो सेंट्रल हब है ये कनेक्ट करता है ट्यूब्यूल्स ऑफ द पेरिफेरल ट्रिपलेट बाय रेडियल स्पूक्स मेड ऑफ प्रोटीन। अब ये जो सेंट्रल हब है ये माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट से भी कनेक्ट होता है बाय द स्पूक्स। ये जो स्पूक्स हैं ये भी प्रोटीन के बने होते हैं। जो सेंट्रियोल्स है ना, ये बेसल बॉडी बनाता है सीलिया एंड फ्लैजिला, बेस बनाता है सीलिया और फ्लैजिला का, और जो स्पिंडल फाइबर निकलते हैं, जो स्पिंडल अपरेटस बनाते हैं, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं इन एनिमल सेल, तो ये जो स्पिंडल फाइबर है ये भी सेंट्रियोल से निकलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूक्लियस की। जो न्यूक्लियस है इसे फर्स्ट डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। जो मटेरियल है न्यूक्लियस का, इसे हम स्टेन कर सकते हैं बाय बेसिक डाई। जो न्यूक्लियस है बिकॉज ऑफ फॉस्फेट ग्रुप वो एसिडिक होता है, तो इसे हम बेसिक डाई से स्टेन कर सकते हैं, और इसका जो नाम था उसे दिया फ्लेमिंग ने। नॉर्मली एक सेल में ना एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट कुछ सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी प्रेजेंट हो सकता है। कुछ मैच्योर सेल होते हैं जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। उसकी एग्जांपल है मैमेलियन आरबीसी में सीव ट्यूब सेल ऑफ वेस्कुलर प्लांट। जो वेस्कुलर प्लांट होते हैं उनके जाइलम में ना सीव ट्यूब सेल होता है जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और इन सेल को हम ई न्यूक्लिएटेड और ए न्यूक्लिएटेड सेल कहते हैं। जो फंक्शन ऑफ सेल है उसे कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ये डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है, तो दो लेयर होता है, आउटर और इनर लेयर होता है, और इसके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है 10 to 50 नैनोमीटर का, और ये जो स्पेस है इसे हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, और ये बैरियर की तरह काम करता है बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में ये बैरियर की तरह काम करता है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। जो आउटर मेम्ब्रेन है यूजुअली रिमेन कंटीन्यूअस विद ईआर। ईआर के साथ जो आउटर मेम्ब्रेन है वो क्या रहता है, कंटीन्यूअस रहता है, जुड़ा हुआ होता है, और उसमें भी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज माइन्यूट पोर्स फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ इट्स टू मेम्ब्रेन। अब इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन ना फ्यूज करके ना यहाँ पे पोर्स बनाते हैं जिसे हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। दे आर द पैसेज, तो ये ना पैसेज की तरह काम करते हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ आरएनए। तो क्या होता है, एमआरएनए बनता है ना ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, तो एमआरएनए यहां से बाहर मूव कर सकता है। एंड प्रोटीन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, कभी कभी जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है राइबोसोम में, तो प्रोटीन इससे अंदर जा सकता है। मूवमेंट ऑफ आरएनए और प्रोटीन के लिए जो न्यूक्लियर पोर है ये ऐसे पैसेज काम करते हैं। न्यूक्लियस का जो अंदर वाला पोर्शन है ना उसे हम न्यूक्लियर मैट्रिक्स कहते हैं या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसमें न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है। जो क्रोमेटिन है ना ये नेटवर्क होता है न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का ये फाइबर होता है। इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है जो एसिडिक होता है, बेसिक प्रोटीन, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड आरएनए। तो इन प्रोटीन के अराउंड जो डीएनए है वो क्या करता है, कॉइल करता है, कंडेंस करके ये फाइबर बनाता है जिसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। जब सेल डिवीजन होता है ना तो ये जो क्रोमेटिन है फर्दर ये कंडेंस करके क्रोमोसोम बनाता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोलस, इसका प्लूरल होता है न्यूक्लियोलाई। ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में, और इसका जो कंटेंट होता है कंटिन्यूअस होता है रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ इसका कंटेंट क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, और इसके अराउंड कोई मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होता है। ये साइट होता है फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। तो राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस जो है न्यूक्लियोलस में होता है, और जो राइबोसोमल आरएनए है ये राइबोसोम का पार्ट होता है। तो हमें पता है जो राइबोसोम है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, तो अगर सेल में ना ज्यादा न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट है तो ये एक्टिवली कैरिड आउट करता है प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट है क्रोमोसोम। जो ह्यूमन का सेल है उसमें 2 मीटर लॉन्ग डीएनए होता है, और हमें पता है जब सेल डिवीजन होती है तो ये जो क्रोमेटिन है कंडेंस करके क्रोमोसोम बनाता है। ह्यूमन सेल में 46 या 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। अब हर एक जो क्रोमोसोम है उसमें एक प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होता है, एक जगह से वो काफी पतला हो जाता है, और इस जगह को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमेयर कहते हैं, और ये क्रोमोसोम को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, इसे हम बोलते हैं क्रोमेटिड्स। तो क्रोमेटिड्स में डिवाइड करता है। ऑन द साइड ऑफ क्रोमोसोम, अब क्रोमोसोम के साइड में ना एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। काइनेटोकोर पे क्या होता है, माइटोटिक जो स्पिंडल है अटैच करता है सेल डिवीजन के टाइम पे, और जो क्रोमोसोम है उसे सेपरेट करने में हेल्प करता है। जो सेंट्रोमेयर है ना वो होल्ड करता है 2 क्रोमेटिड को ऑफ क्रोमोसोम। अब जो क्रोमोसोम है ये 4 टाइप के हो सकते हैं। पहला है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में ना सेंटर में ना सेंट्रोमेयर प्रेजेंट होता है, तो इसमें 2 इक्वल आर्म बनते हैं क्रोमेटिड के, तो इसे हम मेटासेंट्रिक कहते हैं। सब मेटासेंट्रिक, तो इसमें क्या होता है, जो सेंट्रोमेयर है लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर होता है, तो इसमें 2 अनइक्वल आर्म बनते हैं, एक शॉर्टर आर्म होता है, एक लॉन्गर आर्म होता है।
है। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, सेंट्रोमेयर इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड, तो एंड के पास ना सेंट्रोमेयर प्रेजेंट होता है। इसमें एक एक्सट्रीमली शॉर्ट और एक एक्सट्रीमली लॉन्ग आर्म बनता है। और लास्ट में टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक में ना बिल्कुल एंड में ना सेंट्रोमेयर प्रेजेंट होता है, इसे हम टर्मिनल सेंट्रोमेयर कहते हैं। इसमें सिर्फ आपको एक ही आर्म दिखाई देता है। कुछ क्रोमोसोम में ना नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन एट ए कांस्टेंट लोकेशन, तो एक और कंस्ट्रिक्शन प्रेजेंट होता है, एक और जगह ना जो क्रोमोसोम है वो नैरो हो जाता है। ये नॉन स्टेनिंग, तो ये जगह जो है वो स्टेन नहीं पकड़ता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये जो स्मॉल फ्रेगमेंट है इसे हम सैटेलाइट कहते हैं और ये कांस्टेंट लोकेशन में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है माइक्रो बॉडीज, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल होते हैं जिसके अंदर वेरियस एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है और ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में माइक्रो बॉडीज पाए जाते हैं। आई होप आपको इस चैप्टर का रिवीजन समझ आया हो। सिमिलर टाइप ऑफ वीडियो आपको बाकी चैप्टर्स के मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।